माँ बाप के घर तो कुछ देखा नहीं, और यहाँ देखो कैसे गहनों में लदकर घूम रही हैं। भाग्य का छीका टूटना इसी को कहते हैं। भारती जी अपनी बहू को देखकर तंज कसते हुए बोली। ये सुनकर ननद मानवी भी हंसने लगी, जबकि विधा के पैर वहीं रुक गए। तभी पति रंजीत बाहर आते हुए बोला, अरे विधा, थोड़ा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। लेकिन विधा यूं ही खड़ी रही। ये देखकर रंजीत ने कहा, अरे क्या सोच रही हो, जल्दी करो, सागर की बारात निकलने वाली है। मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो नाराज हो जाएगा। वैसे ही लेट हो गया हूँ, 2 बार कॉल भी आ चुका है उसका। रंजीत के कहने पर विधा उसके साथ रवाना होने लगी। बाहर निकलते समय रंजीत भारती जी से बोला, मम्मी आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ ही आ जाना। बारात 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी। बिना भारती जी के जवाब को सुने ही रंजीत फटाफट बाहर निकल गया, और उसके पीछे पीछे विदा भी। देखा मम्मी, आपने भाभी कैसे घूर कर देख रही थी आपको, मानवी ने कहा। घूर रही थी तो घूरने दो, गलत थोड़ी ना कह रही थी। देखा कैसे तैयार होकर जाती है, इतने सारे गहनों से लदी हुई थी। अपने गरीब माँ बाप के घर पर देखा भी है उसने ये सब। भारती जी ने कहा, ये बात तो सही कही है मम्मी। कहाँ वो दरी बिछाकर जमीन पर बैठने वाले लोग और कहाँ हम लोग, हमारी तो कोई बराबरी भी नहीं है। मानवी ने अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ, और मैं सच कहती हूँ तो उसे बुरी लगती हूँ। मायके में तो ढंग के कपड़े भी नहीं देखे थे, गहने तो दूर की बात है, और यहाँ देखो कैसे बन ठन कर रहती हैं। वैसे इंसान को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। भारती जी ने कहा। इधर कार में विधा चुपचाप बैठी हुई थी। उसे चुप देखकर रंजीत ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई हो? अभी शाम तक तो तुम सागर के घर पर भाग भाग कर काम कर रही थी, अब क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं हुआ, विधा ने छोटा सा जवाब दिया। मम्मी ने कुछ कहा क्या? रंजीत ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या कहेंगी मम्मी तुम्हारी, हमेशा ताने मारती रहती हैं। मैं कोई भाग कर थोड़ी ना आई थी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मम्मी खुद रिश्ता लेकर आई थी। पता था उन्हें कि मैं गरीब घर की हूँ, तो अब क्यों ताने मारती हैं? विधा ने कहा, तुम छोड़ो ना मम्मी की बातों को, कहाँ दिमाग लगा रही हो? तुम्हें पता है ना कि ये तो उनकी आदत है। शादी में खुशी खुशी चलो और इंजॉय करो। रंजीत उसे समझाते हुए बोला। अरे क्या इंजॉय करूं? बोलने से पहले सोचती भी नहीं है मम्मी। हर जगह एहसान जताती हैं कि वो गरीब घर की बहू को लेकर आई है। उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया है। मैंने अपने मायके कुछ नहीं देखा था, अब गहनों में लदी फिरती हूँ। और हाँ, एक चीज और, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। विधा भारती जी की नकल करते हुए बोली। ये देखकर रंजीत की हंसी छूट गई। सोच रही हूँ कि एक बार औकात दिखा ही दूं, विधा चिढ़ते हुए बोली। सुनकर रंजीत की ओर जोर से हंसी छूट गई। रंजीत और विधा की शादी को 1 साल होने को आया था। रंजीत का परिवार जहां उच्च मध्यम वर्गीय था, वहीं विधा का परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। भारती जी ने विधा को किसी शादी में देखा था और उन्हें वो देखते ही पसंद आ गई थी, इसलिए वो खुद विधा के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आई थी। भाई बहू का परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो क्या हुआ, घर में बहू तो आ रही है। वैसे भी आजकल रिश्ते मिल नहीं रहे
और फिर वो थोड़ा दब कर भी रहेगी। सोचकर भारती जी ने रंजीत और विधा की शादी करवा दी। लेकिन पता नहीं क्यों जो सास खुद बहू को ढूंढकर अपने घर लेकर आती है, उसे बाद में उसमें 10 कमियां क्यों नजर आने लगती हैं। अब जब भी विधा तैयार होती थी तो भारती जी कुछ ना कुछ तंज जरूर कसती थी। शुरू शुरू में तो विधा ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसे चिढ़ होने लगी थी। पर अभी भी उसने पलट कर जवाब नहीं दिया था। पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो भारती जी को जवाब देकर ही रहेगी। इसके लिए उसने इंतजार किया अगले महीने उसके मामा ससुर के बेटे की शादी का। अब तो भारती जी के मायके में ही शादी थी और इस शादी को लेकर वो अच्छी खासी उत्साहित भी थी। शादी क्योंकि एक ही शहर में थी, इसलिए भारती जी सुबह जाकर शाम को आ जाती थी। लेकिन लगन टीके के दिन वो अच्छे से तैयार होने के लिए घर पर आई थी। इसके बाद वो पूरा 1 सप्ताह वहीं रुकने वाली थी। इसके लिए वो काफ़ी उत्साहित भी थी। वो काफ़ी अच्छे से पार्लर से तैयार होकर के आई थी। घर आकर देखा तो सब लोग तैयार थे, लेकिन विधा नहीं दिख रही थी। ये देखकर उन्होंने कहा, अरे बहू तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी करो, लेट हो रहा है। लड़की वाले आ भी जाएंगे, उसके बाद जाओगे क्या मम्मी? वो तैयार होने ही गई है कमरे में, बस अभी आ रही है, रंजीत ने कहा। खैर थोड़ी देर बाद विधा तैयार होकर अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हूँ। आरती जी ने उसकी तरफ देखा तो विधा एक सिंपल से साड़ी पहने हुई थी। हाथ में लाख की चूड़ियाँ, गले में छोटा सा पेंडेंट और कानों में छोटी छोटी बालियां पहने हुए ही बाहर आई थी। उसे देखते ही भारती जी बोली, बहू ये कैसे तैयार होकर आई है? ये क्या सिंपल सी साड़ी पहनी है? और तेरे पास गहने नहीं है क्या? जाकर ढंग से तैयार होकर आ। मम्मी जी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही तैयार होकर आई हूँ। आखिर मेरे माता पिता गरीब घर के हैं ना। मैंने अपने घर पर थोड़ी ना इतने गहने देखे थे, इसलिए मैं शादी में तो ऐसे ही जाऊंगी, विधा ने कहा। ये सुनकर भारती जी रंजीत की तरफ देखकर बोली, रंजीत देख क्या बोल रही है ये इस तरह से वहाँ जाएगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अरे हमारे परिवार की इज्जत के बारे में तो सोच। मम्मी आप ही तो हमेशा कहती रहती हो कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। उसने अपने मायके में कुछ नहीं देखा, यहाँ आकर गहनों में लद करके घूमती रहती है। अब ये अपने हिसाब से रह रही है तो आपको उससे भी समस्या है। रंजीत ने कहा, गलती हो गई मुझसे जो मैंने ये सब कहा। अब मेरी नाक मत कटवाओ। वहाँ से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, इसे कहो जल्दी से तैयार होकर आए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगी मैं। भारती जी हाथ जोड़कर बोली, क्या मम्मी बहू अगर तैयार होकर रहती है तो आप उसे उसके मायके की औकात बताना नहीं भूलती। ये सब कहते हुए आप ये भूल जाती हैं कि अगर बहू तैयार है तो उसके साथ आपके परिवार की इज्जत भी जुड़ चुकी होती है और अब उसकी हैसियत उसके पति से जुड़ी हुई है, रंजीत ने कहा। ये सुनकर भारती जी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ये देखकर रंजीत ने विधा को जल्दी से तैयार होकर आने को कहा। पर उस दिन के बाद भारती जी ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा।